हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और लगातार आप मेरे वीडियो देख भी रहे होंगे। ठीक है मित्र, आज हमारा जो टॉपिक है वह संविधान के निर्माण से संबंधित तीसरा पार्ट है। संविधान के निर्माण से संबंधित तीसरा पार्ट है। संविधान के निर्माण में आपने संविधान के निर्माण व संविधान सभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। उसके बाद संविधान निर्माण और संबंधित संविधान निर्माण से संबंधित जो अंतरिम सरकार और आज़ादी के बाद जो मंत्रालय का गठन हुआ था आपने उसको देखा होगा। मंत्रालयों में कौन कौन से सदस्य थे और उन सदस्य कौन से मंत्रालय उनको सौंपा गया था, उन सदस्यों को आपने वो भी देखा था। और अंतरिम सरकार और स्वतंत्र भारत के मंत्रालयों के बीच मैंने तुलनात्मक अध्ययन करके आपको बताया कि परीक्षा हाल में प्रश्न को सॉल्व करते समय इन बिंदुओं को आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ठीक है मित्र, आज जो हमारी टॉपिक वह है, देखिए मित्र, संविधान को पारित करने के लिए उसमें बड़ी बुद्धिजीविता की आवश्यकता पड़ती है। एक एक चीज़ को बड़े ही तार्किक रूप से विश्लेषण करना होता था और ये कार्य केवल मंत्री लोग नहीं कर सकते थे, संविधान सभा के सदस्य लोग नहीं कर सकते थे। इसके लिए इतने बड़े जटिल कार्य करने के लिए कुछ समितियों का भी गठन किया जाता था। तो उस समय तत्कालीन स्थिति में संविधान सभा के द्वारा समितियों का गठन किया गया। उन समितियों में कुछ समितियां बड़ी समितियां थी और कुछ समितियां जो थी छोटी समितियां थी। तो कभी कभी आपके परीक्षा हाल में ये पूछा जाता है कि किस समिति के कौन कौन अध्यक्ष थे। अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। उस परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए उन सारी समितियों का मैंने यहाँ पर जिक्र किया है। आप इसको अगर एक दो बार पढ़ेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, लेकिन मैं ये यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि किसी चीज़ को 100% याद करो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किसी भी टॉपिक में से कम आपको 50% याद होने ही चाहिए। 100% नहीं तो 50% आपको याद होने चाहिए, और ये अपने आप में कहीं ना कहीं 100% है। क्लियर? लेकिन आपको मैं बता दूंगा यहाँ पे कि कौन कौन इम्पॉर्टेंट है, उस पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम संविधान सभा के द्वारा जो समितियों का निर्माण किया गया था संविधान को पारित करते समय विचार और विमर्श करने के लिए, उन सभी पर हम चर्चा यहाँ पर करते हैं। तो आपके सामने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि बड़ी समितियाँ और उनके अध्यक्ष, ये चीज़ लिखा हुआ है। तो पहली समिति देखिए, संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सारे समितियों में सबसे इम्पोर्टेंट समिति ये है अगर जहाँ तक समितियों की बात है। प्रारूप समिति तो अपने आप में इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन प्रारूप समिति पर अभी मैं अलग से चर्चा करूँगा, क्योंकि वो समिति इन सारे समितियों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन बड़ी समितियों में प्रांतीय समिति का भी अपनी अहम भूमिका है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक परामर्श संबंधी समिति जो थे, उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार और अल्प परामर्श संबंधित अल्पसंख्यकों के लिए परामर्श समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया था। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा मित्र, गलती कहाँ होती है? गलती यहाँ पर होती है कि जो ये मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक परामर्श समितियाँ के अध्यक्ष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल तो हैं, लेकिन इसकी दो उप समितियाँ थीं। तो उप समितियों में जब केवल अल्पसंख्यक उप समिति पूछेगा तो ये हो जाएंगे एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी अगर ये इंडिविजुअल तरीके से पूछे, अब ये दोनों में जब पूछे, क्योंकि मूल अधिकार और अल्पसंख्यक इसी को ही दो भागों में यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। जब दोनों एक साथ पूछेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जब अलग अलग करके पूछेगा तो अल्पसंख्यक के लिए एच.सी. मुखर्जी हो जाएंगे और मौलिक अधिकार के उप समिति के लिए कौन हो जाएंगे? जे.बी. कृपलानी हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दो ब्रांच कर लेंगे, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक। तो एक के नीचे आप जे.बी. कृपलानी लिखिएगा और दूसरे के नीचे एच.सी. मुखर्जी लिखिएगा। बात समझ में आ रही है ना? ये याद करने का एक तरीका है। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक समितियों के अध्यक्ष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल
और अल्पसंख्यक की जब बात आ जाएगी तो यहाँ पे एस.सी. मुखर्जी, और मौलिक अधिकार उप समिति की बात आ जाएगी, कौन आ जाएगी? जे.बी. कृपलानी। लेकिन उसके साथ ध्यान रखिएगा उप शब्द लिखा रहेगा, उप शब्द को ध्यान रखिएगा। क्लियर? और सिर्फ मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक की बात पूछेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ से जब प्रश्न आता है तो अक्सर लोग गलत कर जाते हैं। मौलिक अधिकार उप समिति जब आती है तो लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल लगा देते हैं, जे.बी. कृपलानी नहीं लगाते हैं। क्लियर? इसके बाद प्रक्रिया एवं नियमन समिति, ये एक बार दो बार पूछा गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्य के लिए प्रांतीय समिति के लिए पंडित नेहरू, और संचालन समिति के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रक्रिया और संचालन ये तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए निश्चित रूप से। क्लियर? तो ये जो 8 बड़ी समितियां हैं, ये इन छोटी समितियों से तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। क्लियर? तो मुझे लगता है आपको याद हो जाएगा कि संघीय समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय के सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप याद कर लीजिए। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक के लिए आप देखें कि यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, अल्पसंख्यक के लिए मुखर्जी, और मूल अधिकारों समिति के लिए आपने देखा जे.बी. कृपलानी, और कार्य संचालन के लिए आपने, या प्रक्रिया नियमन समिति के लिए आपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देखा। देखिए याद हो गया, बहुत आसान है याद करना इन समितियों के संदर्भ में। अगला हम देख लेते हैं छोटे समितियां। यहाँ संविधान सभा कार्यों के लिए एक समिति स्थापित की। भाई संविधान सभा में देखेंगे तो अस्थायी संसद के अध्यक्ष कौन थे? मावलंकर थे कि नहीं थे? कार्य संचालन समिति, यहाँ पे देखिए संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र, लेकिन यहाँ ये शब्द जुड़ गया है कार्य संचालन, तो कार्य संचालन के के.एम. मुंशी, और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सदन संविधान समिति ये पटाभी सीतारमैया। राष्ट्र ध्वज के लिए संविधान में जो है राष्ट्रध्वज से संबंधित तदर्थ संबंधित कौन है? तो राष्ट्रध्वज से संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है कि राष्ट्रध्वज से संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक, तो ये मौलिक अधिकार यहाँ पे दिया गया है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बहिष्कृत क्षेत्र सलाहकार ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रोडेशियल समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वित्त एवं कर्मचारी सीतारमैया, इसको आप कर लीजिएगा, पूछा नहीं गया लेकिन पूछने की संभावना है। ठीक है, इसके आयुक्तों के लिए प्रांतीय के लिए कौन है? सीतारमैया है। और यहाँ पे देखेंगे वित्त एवं कार्य कर्मचारी के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। क्रोडेशियल के लिए कृष्णा स्वामी अय्यर हैं। ठीक है, और इसके लिए देखेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। ठीक है, ये आप सम्मिलित कर लीजिएगा। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन है? एक राष्ट्रध्वज वाला है, आप ये ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रध्वज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन सब में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट राष्ट्रध्वज से संबंधित तदर्थ समितियाँ। कभी कभी कार्य संचालन समिति के बारे में पूछ देता है, इसमें सिर्फ राष्ट्रध्वज को याद करिएगा, और इनमें बड़ी समितियों में सारे इंपॉर्टेंट हैं, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि संविधान के निर्माण के संदर्भ में संविधान सभाओं ने 8 बड़ी समितियों का निर्माण किया था और अन्य छोटी छोटी समितियों का निर्माण किया था, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक समिति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रारूप समिति। आइए प्रारूप समिति के बारे में चर्चा कर लेते हैं मित्र। प्रारूप समिति, और इसके अध्यक्ष आपने किसको देखा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देखा। तो आइए प्रारूप समिति के बारे में देख लेते हैं, ये भी आपके एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप जानते हैं जैसा कि प्रारूप समिति के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो देख लेते हैं। देखिए मित्र, जो प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति संविधान सभाओं ने प्रारूप समिति का गठन किया था। एक्चुअली में प्रारूप समिति से संबंधित कई प्रश्न पूछे गए हैं। पहली चीज, प्रारूप समिति गठन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आवश्यकता क्यों पड़ी, थोड़ा सा इस पर विचार करेंगे। आवश्यकता क्यों पड़ी, और दूसरा इसके अध्यक्ष एवं सदस्य, इसके अध्यक्ष एवं सदस्य, इस पर हम ध्यान देंगे। ठीक है, और कुछ तथ्य इससे जुड़े हुए हैं
वो भी हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो प्रारूप समिति की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आपने नाम सुना होगा, एक नाम आता है वी एन राव। जी हाँ, वी एन राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में जाना जाता था। इनका परिचय विभिन्न देशों के न्यायाधीशों से था। ये कानून के बहुत अच्छे जानकार थे। इन्होंने ही एक तरीके से संविधान का क्या तैयार किया था? संविधान का प्रारूप तैयार किया था। संविधान का प्रारूप तैयार किया था। जो कानून के ये भी अच्छे जानकार थे, इन्होंने जो प्रारूप तैयार किया था तो उसमें कुल 243 अनुच्छेद थे और जो यहाँ पे अनुसूची थी इस समय 13 अनुसूची थी। बी एन राव के द्वारा जो संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था उसमें 13 अनुसूची और 243 अनुच्छेद थे। अब इनके द्वारा जो प्रारूप तैयार किया गया था, इसी प्रारूप पर विचार करने के लिए संविधान सभाओं ने एक समिति का गठन करता है। उस समिति का नाम था प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति का जो गठन किया जाता है मित्र, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947, जी हाँ 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया जाता है और 30 अगस्त 1947 को इसकी पहली बैठक होती है। 30 अगस्त 1947 को इसकी बैठक होती है और ऐसा कहा जाता है इस प्रारूप समिति पर लगभग 114 दिन बहस चलते हैं और ये प्रारूप समिति पूरा विचार 3 वाचनों में होता है, 3 वाचन में होता है। ये संख्या याद कर लीजिएगा, 114 दिन बहस और 30 अगस्त को इसकी पहली बैठक होती है, ये याद कर लीजिएगा। और प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था संविधान सभा के द्वारा? तो 29 अगस्त 1947 को। क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए, जो तथ्य के रूप में शामिल कर लिया गया है यहाँ पर। अब यहीं पर मैंने आपको बताया, ये तथ्य वाला पॉइंट है यहाँ पर। अब इसके अध्यक्ष और सदस्य की बात कर लेते हैं। आइए, आपने नोट कर लिया होगा प्रारूप समिति की अगर हम बात करें तो प्रारूप समिति में अगर देखें मित्र तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। प्रारूप समिति में अगर हम बात करें तो कुल सदस्य की अगर बात करें तो कुल सदस्य की संख्या तो 7 थी और इस 7 में अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। तो भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के क्या थे? अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इनका ये कहाँ से निर्वाचित थे? प्रारंभ में ये बंगाल से निर्वाचित थे। इनका निर्वाचन कहाँ से हुआ था? बंगाल से इनका निर्वाचन हुआ था। लेकिन जब भारत का विभाजन हो जाता है तब उसके बाद बम्बई के पूना में एक सीट खाली करवाई जाती है जिनका नाम रहता है जायकर करके। इनकी सीट खाली करवाकर उपचुनाव के माध्यम से भीमराव अंबेडकर को चुना जाता है। चूँकि भीमराव अंबेडकर तो यहीं पर रहना है और बंगाल पूर्वी बंगाल का हिस्सा बन जाता है विभाजन के बाद, इसलिए जाकर के सीट खाली करवाकर यहाँ पर उपचुनाव करवाया जाता है और इनके स्थान पर भीमराव अंबेडकर को चुना जाता है। तभी तो संविधान सभा के सदस्य बनेंगे और तभी वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी बन पाएंगे। क्लियर? अब जो मित्र यहाँ पे 6 सदस्य हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये 6 सदस्यों की अगर हम बात करें तो आपने नाम सुना होगा के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी थे, ये थे। इसके अलावा मोहम्मद सादुल्ला भी थे, ये आप याद कर लीजिएगा। इसके अलावा गोपाल स्वामी करके थे, गोपाल स्वामी और एक कृष्णा स्वामी करके थे, कृष्णा स्वामी। ये सारे नाम हैं, आप याद कर लीजिएगा। और इसमें एक और थे के.एम. मुंशी, सादुल्ला, कृष्णा स्वामी। अच्छा, इनका जो नाम था जैसे ये क्या थे? कृष्णा स्वामी और गोपाल स्वामी ये अय्यर थे। गोपाल स्वामी क्या थे? यहाँ पे ये अय्यर, ऐसे नाम है कुछ, आयंगर। इसके अलावा इसमें कुछ और सदस्य थे, जैसे उनका नाम आता है एक जो थे मित्तर थे।
और एक यहाँ पे थे खेतान, डीपी खेतान। ये 6 सदस्य थे। ठीक है, नाम इनका थोड़ा सा टफ है, लिखने को तो नहीं आता है, लेकिन आप थोड़ा सा जानिएगा। के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी जो थे ये बम्बई से चुने गए थे, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये दोनों कहाँ से थे? ये दोनों मद्रास से थे, और ये सादुल्ला असम से थे। तो ये गोपाल स्वामी और कृष्णा स्वामी कहाँ के थे? मद्रास के थे। बाद में आगे चलकर मित्तर और खेतान की जगह पे 2 नाम और आ जाते हैं, यानी ये दोनों हट जाते हैं। मित्तर की जगह पे एक माधो आ जाते हैं, और खेतान की जगह पर कौन आ जाते हैं? टीटी, टीटी करके एक कृष्णमाचारी आ जाते हैं। ठीक है, कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णमाचारी। ठीक है, किसके जगह पे? खेतान की जगह पे। और मित्तर की जगह पे कौन आ जाते हैं? मित्तर की जगह पर माधो आ जाते हैं। तो ये एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि कृष्णमाचारी और माधो किसके स्थान पे आए थे। ठीक है, तो ये बाद में आते हैं। बाकी ये सब के.एम. मुंशी, सादुल्ला, गोपाला स्वामी, कृष्णा स्वामी, मित्तर और खेतान प्रारंभ में प्रारूप समिति के क्या थे? सदस्य थे। ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से इतने ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। भीमराव अंबेडकर का अपना बहुत ज़्यादा महत्व है, ये तो आप लोग सभी लोग जानते हैं। इनको आधुनिक मनु के नाम से भी जाना जाता है, भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, और प्रारूप समिति पर इन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया था। तो इस तरीके से संविधान का निर्माण समाप्त होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक इस चीज़ को पढ़ेंगे। अगर आपने ये सारी चीज़ें पढ़ लिया अच्छे तरीके से, तो एक भी प्रश्न यहाँ से गलत नहीं होगा, निश्चित रूप से। ठीक है मित्र, तो इसी साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर हम मिलेंगे संविधान के विकास के साथ। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।